अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। आज मैं आपके साथ एक न्यू नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। क्या बात है मामा, आप ऐसे परेशान क्यों बैठी हैं। वो ऑफिस से आया तो हीरा बेगम को परेशान सा लॉन्च में बैठा देखकर बैग टेबल पर रखता हुआ उनके करीब आ गया, जो कि इस बात पर गहरा सांस भरकर बोली, तुम जानते तो हो शारिक, जब तक तुम्हारे पापा परेशान रहेंगे मैं पुरसुकून कैसे हो सकती हूँ। वो दिल गिरफ्तगी से बोली थी। उनकी बात पर शारिक अपने लब भीज गया, क्योंकि वो इस परेशानी को अच्छी तरह जानता था, मगर वो बेबस था और इस परेशानी को किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकता था। ये नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की इस परेशानी को ख़त्म करने की या उसका कोई हल निकालने की। उसने सब कुछ किया था, मगर वो चाह कर भी इस परेशानी को ख़त्म नहीं कर पाया था, जो 15 सालों से उसके माँ बाप को दीमक की तरह चाट रही थी। मामा प्लीज़, 15 साल हो गए हैं आप लोगों को उसके पीछे भागते हुए, उसकी मिन्नतें करते हुए, मगर उसकी ना हाँ में नहीं बदली है। उसे तो अपनी अना आज भी अजीज़ है, इसीलिए तो उसके नज़दीक ये रिश्ते, पापा के आंसू, आपकी माफिया और मेरी दरख्वास्त से कुछ भी अहम नहीं है। तो फिर आप लोग उसे उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते। जब उससे आप लोगों का एहसास नहीं है तो आप लोग भी उसे बेहिस बन जाएं। इस तरह से बेहिस इंसान के पीछे खुद को हल्कान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। शारिक, जो 15 सालों से सब देख रहा था, उसके साथ बेबसी के अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि वो कभी भी उन लोगों को माफ़ नहीं करेगा, चाहे सबकी उसकी दहलीज पर नाक ही क्यों ना रगड़ ले। शारिक दूर चाहता था कि उसके वालिदैन भी उसके पीछे भागना छोड़ दें। शारिक, तुम अपने बाबा को जानते हो, इन 15 सालों में एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जिसमें वो उससे मिलने के लिए तड़पे ना हो। वो उनसे लाखफा सही, उनकी शक्ल तक देखने का रवादार नहीं, मगर तुम्हारे पापा को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो उनको माफ़ नहीं करेगा, और तब तक मुझे भी सुकून नहीं मिलेगा शारिक, क्योंकि उन सब बातों का असल वजह तो मैं ही हूँ ना। मेरी वजह से तुम्हारे पापा इस कदर अजियत में हैं कि उनका खून, उनका सगा बेटा को उनको देखकर नफरत से मुंह फेर लेता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। बाप बेटे के दरमियान इतनी दूरियों की वजह मेरी ज़ात ही तो है। हीरा बेगम आंखों में नमी के साथ लहजे में भी नमी घुल गई थी। शारिक तूर ने उनके हाथ पकड़कर अपने लबों से लगाए। आप ऐसा क्यों सोचती हैं मामा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो वो पापा की है कि उन सब करने से पहले सोचना चाहिए था, सबको एतमाद में लेना चाहिए था। जुल्म तो पापा ने किया था मामा, मगर इस जुल्म की सज़ा उनको मिल चुकी है। अब 15 साल थोड़े नहीं होते हैं मामा सज़ा भुगतने के लिए। उसके दर से जब भी उनमें से उनको खाली हाथ आंसू लिए वापस आते देखते हूँ तो मेरा दिल कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। वो कैसा बेटा है मामा, जो अपने बाप को हर बार डिग्रेड कर से बाहर गेट से ही नौकरों के हाथों जलील करवा कर वापस भेज देता है। उनके जुड़े हाथों का भी ख्याल नहीं करता। आप लोग भी तो उस बेहिस इंसान को उसके हाल पर छोड़कर सुकून से रहें मामा। क्या कोई तरीका नहीं है उसे मनाने का शारिक। मुझसे तुम्हारे पापा की परेशानी और ये हालत देखी नहीं जाती। आज भी वो उसके पास गए थे, मगर उसने खुद को कमरे में बंद किए रखा। तब से तुम्हारे पापा परेशान हैं। उसे ऑफिस से आते ही मेडिसिन खाकर सो गए हैं। पहले ही उसी की वजह से उनको एक हार्ट अटैक हो चुका है। उसे मनाने के जितने तरीके थे मैंने पापा ने सब आजमा लिए हैं। अब यही तरीका है कि उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए और ये सब आप पापा को समझाएं, वरना उसके पीछे भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। शारिक कहता हुआ उठा और टेबल से बैग पकड़े अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हीरा बेगम एक कर्ब में मुब्तला थी, वहीं बैठी रह गईं। वो सोफे से पुश्त टिकाए, आंखें मूंदे ढीले ढाले अंदाज में बैठा सिगरेट का धुआं फजा में उड़ाता एक इस्तराब के कर्ब में मुब्तला था। अपनी सुर्ख आंखों के सामने दीवार पर टिकाकर किसी गहरी सोच में डूब चुका था। फिर जैसे पूरे जिस्म में एक बेचैनी सी घुल गई थी। वो सिगरेट का लंबा सा कश लेकर उठा और टेरिस पर आ गया और नजरें सामने काली सिया सड़क पर चलती गाड़ियों पर जमा दी। वो इस वक्त गहरी कब में मुब्तला था कि आज पहली मर्तबा नहीं हुआ था 15 सालों में। जब भी हैदर तूर उससे मिलने आए थे तो वो अपने मुलाजमों से कहकर उनके लिए अपने घर के दरवाजे तो बंद करवा देता था, मगर खुद हमेशा से दोहरी अजियत में गिरफ्तार हो जाता था। एक बेचैनी उसके पूरे वजूद का अहाता कर लेती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उसके साथ वो अपने ऑफिस से निकलता सीधा रेस्टोरेंट गया था, क्योंकि मीटिंग की वजह से वो आज अपना लंच भी गोल कर गया था। वहां पर अपने पसंदीदा खाने का पहला निवाला ही उसने अपने मुंह में ही लिया था कि उसकी नज़र सामने टेबल की तरफ उठी थी और उसे अपना निवाला हलक में फंसता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि सामने ही हैदर तूर अपनी बेगम हीरा बेगम बेटे शारिक तूर के साथ खुशगवार माहौल में बैठे खाने से लुत्फानंदोज हो रहे थे।
उनके साथ एक लड़की भी बैठी थी जिसे वो फौरन पहचान गया था। वो थी हदील आलम, जिसके साथ 8 दिन बाद शारिक तूर की शादी थी, जिसकी शादी का इनविटेशन उसके ऑफिस आया था, जिसे फाड़कर उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। इस खुशगवार मंजर को देखकर उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। जो चीज़ उसे गहरे कर्ब में मुब्तला कर गई थी वो उन सबके चेहरे पर छलकती खुशी और आसूदगी थी, जिसको देखकर वो अंगारों पर लौटने लगा था। 15 सालों से वो जिस अज़ियत में जल रहा था, जो आग उसे किसी पल सुकून न लेने देती थी, जिसकी वजह से उसके सीने में ये आग लगी थी, वो कितनी आराम से अपने प्यारों के साथ आसूदा जिंदगी बसर कर रहा था। कितनी मुकम्मल फैमिली थी, जिसे कोई दुख कोई गम ना हो। वो लब भीजकर खुद को किसी भी बड़े रिएक्शन से दूर रखते हुए उठा था और लंबे लंबे डग भरता उसी जगह से निकल गया था। फिर घर आने के बाद भी मुसलसल सिगरेट पर सिगरेट पीकर अंदर की जलन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो बुरी तरह नाकाम हुआ। नहीं हैदर तूर, मैं तुम्हें इतनी आसूदा ज़िंदगी जीने नहीं दूंगा। 15 सालों से जिस आग में मैं जल रहा हूँ उसमें तुम्हें तुम्हारी फैमिली को ना जलाया तो फिर कहना, जो तकलीफ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, जो अजियत मेरे पूरे वजूद में सरात कर रही है, अगर उस अजियत से तुम्हें दो चार ना किया तो मेरा नाम भी बारिक तूर नहीं। वो सपाट लहजे में बोला था। उसकी आंखों के सामने बार बार हैदर तूर और हीरा बेगम के मुस्कुराते चेहरे आ रहे थे, जो उसके खून की गर्दिश को तेज कर रहे थे। क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। मेरे बेटे बारिक तूर ने मुझे अंदर बुलाया है। वो खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात लिए बेयकीनी से चौकीदार को कहने लगी, जिसने हैदर तूर के कानों में इमरात डाल दिया हो। वो उन 15 सालों में कोई 50 दफ़ा इस दरवाजे तक आए थे, मगर उनको बुरी तरह धुतकार दिया जाता था। दरवाजे से ही वो पलटकर चले जाते थे, मगर आज तो जैसे उनको नवीद ही मिल गई थी, इसीलिए वो बार बार ये बात दोहरा रहे थे। जी साहब, आपको साहब ने अंदर बुलाया है। चौकीदार के कहने पर वो खुद में नई जिंदगी महसूस करते हुए अंदर की जानिब बढ़े थे। अपने बेटे को खुद की कमाई से बनी इस जोया पैलेस को सराहती नजरों से देखते हुए अंदर आए, जहां वो अपनी भरपूर मर्दाना वजाहत लिए लॉन्च में दाखिल हुआ था। हैदर तूर मोहब्बत का जहां आबाद किए उसकी तरफ बढ़े थे, मगर उनको रुकना पड़ा था, और रुकने की वजह उसका सपाट अंदाज और उसका वो हाथ था जो उसने फासले को कायम रहने का अंदिया दिया था। वो हैरत ज़दा से उसे देखने लगे, जो कह रहा था, मेरे अंदर बुलाने की ये मत समझ लेना कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है मिस्टर हैदर तूर, क्योंकि जो तुमने किया है वो इस काबिल ही नहीं है कि इसे माफ़ किया जाए। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। 15 साल कम तो नहीं होते बेटा। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ हैदर तूर, तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा है, वो है शारिक तूर। और दूसरी बात, 15 साल पहले जो तुमने किया उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी कम है। तुमने मेरी माँ का कत्ल किया है, और कत्ल कभी माफ़ नहीं किए जाते। वो उनकी बात काट कर चीखा था। हैदर तूर को सर झुकाने पर मजबूर कर गया। सच भी यही था कि सिर्फ उनकी वजह से ही तो जोया बेगम की सांसें बंद हुई थी, और इस बात पर उनका ज़मीर 15 सालों से उनको मुसलसल कचोके लगा रहा था। मैंने जो किया उस पर मुझे पछतावा है। मैंने जोया को अगर धोखे में रखा था तो मेरा मकसद गलत ना था। मैंने उसे डिसहार्ट होने से बचाने के लिए ही इस बात से लाइन रखा था। डिसहार्ट? वो तंजिया मुस्कुराया। डिसहार्ट होने से बचाने के लिए जान ही ले ली? वाह मिस्टर हैदर। एनीवेज, मैंने तुम्हें इन बातों के लिए नहीं बुलाया है। मुझे तुमसे दो टूक बात करनी है। इसके बाद आप कभी ना मेरे रास्ते में आएंगे, बल्कि यही समझेंगे कि आपका सिर्फ एक ही बेटा है, शारिक तूर। सपाट अंदाज से कहता उनको चौंका गया था। वो उसके चेहरे के पथरीले तासुरात पर हैरान से थे। क्या मतलब? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बात साफ है मिस्टर तूर, मेरी 2 शर्तें हैं आपके लिए। आपको अपनी मामा का कत्ल माफ़ करने के लिए अगर उनमें से एक भी आप मान लेते हैं तो ठीक है, वरना मेरे और आपके रास्ते हमेशा के लिए अलग। मैं आपके लिए मर गया और आप मेरे लिए। बारिक तूर सफाक लहजे में बोलता हुआ उनको गहरे पाताल में धकेल गया। क्या शर्तें हैं? अब की बार उनका लहजा कुछ पस्त सा था, क्योंकि वो उसकी जिद और अना को अच्छी तरह जानते थे कि उसने कोई आसान शराइत नहीं सोची थी। पहली ये कि आपको अपनी महबूबा दूसरी बीवी को तलाक देनी होगी। उसके मुंह से निकलते अल्फाज हैदर तूर को साकत कर गए थे। वो उसकी संगदिलाना शर्त पर भौचक के रह गए थे। क्या? उनकी समातों को शायद इन अल्फाज पर यकीन ही नहीं आया था। मैं उस औरत के होते हुए आपको कैसे माफ़ कर सकता हूँ मिस्टर हैदर तूर, जिसकी वजह से मेरी माँ कब्र में है। तुम इतने जालिम कैसे बन सकते हो बारिक? शायद उनको उसके इतने बड़े अक़दाम का यकीन नहीं था कि वो इस हद तक भी जा सकता है। बारिक तूर की बात पर मुस्कुराया। तुम्हारा बेटा हूँ हैदर तूर, जालिम तो होऊंगा ही। दूसरी क्या शर्त है तुम्हारी? सुना है तुम्हारे लाडले बेटे शारिक तूर की शादी है 7 दिन बाद।
जेबों में हाथ फंसाकर उसने रुख उनकी तरफ किया जो उसकी बात पर नासमझी से देख रहे थे। तो मेरी माँ की बेवफा मियाँ साहब, मुझे तुम्हारे बेटे की होने वाली बीवी हदील आलम से शादी करनी है, वो भी ठीक 7 दिन बाद। उसने जितने आराम से कहा था, हैदर को उतने ही जोर का करंट लगा था। उनका हाथ बेसाख्ता अपने सीने पर पड़ा था। शायद उनको डर था कि इस जानलेवा झटके से उनका दिल सीने से निकलकर बाहर ही ना आ जाए। वो शारिक और हदील के दरमियान मौजूद मोहब्बत से अच्छी तरह वाकिफ था। 7 दिन बाद उन दोनों की शादी थी। बारिक हदील से शादी का कह रहा था। वो एक बेटे को पाने के लिए दूसरे बेटे को इस दर्द में कैसे धकेल सकते थे जिस दर्द में मुब्तला होकर वो जोया बेगम को खोकर 15 सालों से बारिक के लिए तड़प रहे थे। वो शारिक को कैसे ये अजियत दे सकते थे कि उनका दिमाग माफ होने लगा था। वो धुंधली आंखों से उसे देखने लगे जो कह रहा था, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है हैदर टूर। अगर इनमें से एक भी मंजूर है तो मुझे कॉल कर देना, वरना आज के बाद मेरे घर या ऑफिस तुम आए तो मैं इस बार खुद को मारने में 2 पल नहीं लगाऊंगा। क्योंकि 15 सालों से जिस तड़प से और अजियत से मैं मुब्तला हूं ना, उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास, तो वो है मौत। और शायद मेरा ऐसा करने से आपको भी सुकून मिल जाए। अब जा सकते हैं आप। वो संगदिली की इंतहा को छूता रुका नहीं था जो शदीदत से उसकी पुश्त को तकते वही सोफे पर गिर गए थे। हैदर टूर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, इसीलिए उनकी माँ को जल्दी उसके सर पर सहरा सजाने की ख्वाहिश जागी तो उसकी शादी अपनी भांजी जोया से कर दी थी, जिसकी शादी से 2 साल बाद ही उनकी गोद में बारिक टूर आ गया। उन्हीं दिनों हैदर टूर को अपनी दोस्त की बहन और क्लास फेलो हीरा से मोहब्बत हो गई थी और ये मोहब्बत इतनी जोरावर साबित हुई कि उन्होंने सबसे चोरी छुपे उनसे निकाह कर लिया था और इस्लामाबाद वाले घर में लेकर दिया था। इस्लामाबाद में घर लेकर दिया था। जब हैदर टूर के बाप का इंतकाल हुआ, बारिक 5 साल का और शारिक 3 साल का था, तब हैदर टूर ने सबको सच्चाई से आगाह करना चाहा कि उनकी माँ बीमार पड़ने लगी तो वो खुद को रोक गए कि कहीं ये धचका सुनकर उनकी जान ही न चली जाए। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। जब बारिक 14 साल का और शारिक 12 साल का हो चुका था तो हैदर टूर की वालिदा वफात पा गई थी। उनके गुजरने के 10 दिन बाद ही हैदर टूर हीरा बेगम और शारिक को साथ लाए टूर पेरिस ले आए थे। जोया बेगम ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और हार्ट अटैक होने की वजह से जिंदा ना बच सकी थी। उनकी मौत का बारिक ने इतना असर लिया कि हैदर टूर को भी बुरी तरह धत्कार दिया था। मेरी मामा को मार कर अपनी दूसरी बीवी को और बेटे को घर ले आए हैं आप, यही चाहते थे ना आप। वो 14 साल का बच्चा सब समझता हुआ हैदर टूर को अपनी माँ का कातिल समझता उनसे दूरी इख्तियार कर चुका था, जो 15 साल के बाद भी कायम थी। बारिक टूर की शर्तें जब उन्होंने हीरा बेगम और शारिक के सामने रखी तो वो दोनों कितने ही पल शद्दत से उनको देखते रह गए थे। व्हाट, ये क्या कह रहे हैं आप? शारिक होश में आते ही चिल्लाया था, जबकि हीरा बेगम तो अभी तक कुछ कहने भी की पोजीशन में ही नहीं थी। वो साकत सी बैठी थी। बारिक सिर्फ इसी सूरत पर मुझे माफ कर सकता है, वरना वो क्या? वरना पापा यही ना, वो आपसे कभी नहीं मिलेगा तो ना मिले। 15 सालों से भी तो वो आपके बगैर ही रह रहा है, तो बाकी की जिंदगी भी उसको उस खुदगर्ज बेहिस को और सफाक बेटे के बगैर गुजर जाएगी। वो ऐसा सोच भी कैसे सकता है? शारिक का बस नहीं चल रहा था कि जाकर उसका गिरबान पकड़ ले जिसने सफाकियत की इंतहा कर दी थी। हैदर, आप उसकी पहली शर्त मान ले। कब से खामोश बैठे हीरा बेगम जब बोली तो दोनों चौंक कर उनकी तरफ बढ़े। कैसी बातें कर रही हो हीरा? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जोया को खोकर अभी तक पछतावे से नहीं निकला हूँ और तुम हो के उनको उनकी बात नागवार गुजरी थी। मैं आपको इसी पछतावे से निकलना चाहती हूँ। हैदर, 15 साल हो गए हैं मैं आपको बेसुकून देखती हुई। मेरी वजह से ये सब हुआ है ना, मेरी वजह से ही आप अपने बेटे से दूर हुए हैं। तो मैं अगर जरा सी कुर्बानी से आपको आपका बेटा दोबारा मिल जाए तो ऐसा सौदा इतना महंगा भी नहीं है। उनकी आंखों से आंसू निकलने थे जिनको देखकर शारिक बोल उठा था, मामा प्लीज, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? उस बेहिस इंसान को पाने के लिए हम आपको खो नहीं सकते। हम इतनी बड़ी सजा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो और क्या करूं मैं शारिक? मुझसे अब तुम्हारे पापा की परेशानी नहीं देखी जाती थी। आखिर उन सब की वजह से मैं ही हूं ना, तो फिर मुझे ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसकी दूसरी शर्त मानकर मैं तुम्हारी खुशियां को दाव पर नहीं लगा सकती। वो रोने लगी। शारिक उठकर उनके करीब आ गया और उनको अपने साथ लगा लिया था, जबकि हैदर कर्ब से गुजरते बिल्कुल खामोश थे। मामा प्लीज, आप रोए मत। बारिक सिर्फ हमें अजियत देने के लिए ही ये सब कर रहा है। वो जानता है पापा आपको नहीं छोड़ सकते और मैं हदील को। वैसे भी उसने हदील को आज तक देखा भी नहीं है, फिर वो क्यों उससे शादी का ख्वाहिशमंद है? सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए? और हम उसकी जाल में नहीं फंसना। मामा ठीक कह रहा है शारिक,
तुम लोग शादी की तैयारियां करो, उस पर तवज्जो मत दो। मैं ना तो तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना मैं शारिक की खुशियां कुर्बान कर सकता हूँ। अपने सुकून के लिए तुम लोगों का सुकून कैसे बर्बाद कर सकता हूँ मैं? इसीलिए अपनी जिंदगी के उसके इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बारिक को छोड़ दूंगा। आज से वो मेरे लिए मर गया और मैं उसके लिए। जहाँ इतनी जिंदगी उसके बगैर गुजारी है, वहाँ ये बाकी के चंद साल भी वो नम आंखों से दिल में उठती टीसों को दबाते सख्ती से बोलते हुए चले गए थे, जबकि वो दोनों साकत वही बैठे रह गए थे, जो इतनी बड़ी बात कहकर अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। अपने दर्द को छुपाने के लिए उनकी नजरों से ओझल हो गए थे, वरना अपने आप बाजुओं को खुद से अलग करने की तकलीफ सिर्फ वही महसूस कर सकते थे। शारिक, आर यू सीरियस? ऐसा बारिक तूने कहा है? हदील आलम शाह शारिक के मुंह से सब सुनकर करंट की तरह सोफे से उचकी थी। उसका सर अजबात में हिलाने पर नफी में हिलाने लगी। इस कदर गिरा हुआ इंसान है वो, मुझे तो उसे देखे बिना ही नफरत होने लगी है। कितना जालिम, सफाक और घटिया इंसान है बारिक तूर। फूफो जान से तो उसकी नफरत समझ में आती है। मुझसे शादी का क्यों कहा उसने? हदील आलम ने ना समझी से शारिक तूर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर तफक्कर की परछाइयां थीं। उसे मामा से नफरत है और साथ मेरा वजूद भी उसे नागवार गुजरता है। इसीलिए तो मुझसे मिलने के लिए भी आज तक उसने हामी नहीं भरी। वो जानता है कि हमारी शादी होने वाली है और तुम्हारा नाम लेकर मुझे इस अजियत में रखना चाहता है, जिस अजियत में जोया मामा इस दुनिया से चली गई। वो सिर्फ बदला लेना चाहता है हमसे। शारिक की बात पर हदील ने गौर किया तो जैसे उसे भी कुछ समझ आ गया था। इस कदर गिरे हुए इंसान से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यही बात तो मैं मामा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पापा अभी बहुत टेंशन ले रहे हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मगर मामा है कि इसी बात की जिद लगाकर बैठी हैं कि इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है कि उन्हें समझाओ उनको। शारिक की बात पर वो सर हिलाती उसके साथ लिए उनके कमरे में आई थी, जहां वो काफी निढाल और अफसरदा सी नजर आई। पप्पो, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? वो उनके करीब टिक गई। तुम्हें शारिक ने सब बता दिया होगा हदील? जी, बताया है इसने मुझे, और तब से ही हैरान हो रही हूँ कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। मेरी तो रूह ही कांप गई थी ये सुनकर कि आपने अंकल से तलाक का मुतालबा किया है, वो भी उस बेहिस इंसान के लिए जिसके नज़दीक रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं। आप इतनी बड़ी कुर्बानी देकर किसे खुश कर रही हैं? उस इंसान को जिसकी नज़रों में फिर भी आपसे बुरा कोई नहीं। आप अंकल और शारिक का भी तो कुछ सोचें, क्यों जिद लगाकर बैठ गई हैं? तुम ठीक कह रही हो हदील, पर हैदर हम सबसे अपना दुख छुपा रहे हैं। वो अंदर ही अंदर मर रहे हैं और मैं उनको मरता नहीं देख सकती। सारी रात एक पल की नींद भी उन्हें नहीं, कैसे देखूं? उनके इस गर्भ में हार्ट पेशेंट हैं और वो डॉक्टर्स के मुताबिक ज़्यादा स्ट्रेस उनके लिए जान खतरे में डाल सकता है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं बारिक की पहली शर्त मान लूँगी। आखिर जोया मेरी वजह से मरी है। बारिक मेरी वजह से 15 साल बाप की शफकत से दूर रहा है। मेरी वजह से वो ऐसा बन गया है तो सज़ा भी तो मुझे ही मिलनी चाहिए ना। वो अटल अंदाज में बोलती दोनों को पथरा गई थी। फुप्पो, हदील ठिठक कर उनके चेहरे पर छाई पथरीली से तासुरात देखने लगी, जो खुद को मजबूत साबित कर रही थी। मामा, अगर आपने ऐसा सोचा भी तो मैं खुद को शूट कर लूँगा। ठीक है, बारिक तूर को कुर्बानी चाहिए ना, तो आप क्यों उन्हें अपने सुहाग की कुर्बानी दें? मैं देता हूँ अपनी मोहब्बत की, अपनी खुशियों की। शारिक भड़क उठा था। उसकी बात पर हदील जहाँ चौकी थी वहाँ हीरा बेगम भी ठिठकी थी, जो सुर्ख चेहरा लिए जब्त के आखिरी मराहिल को छू रहा था। शारिक तूर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? जिस चीज़ की तुम कुर्बानी दे रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी ज़ात तक ही महदूद नहीं है। मेरी ज़ात भी इन्वॉल्व है इसमें और मैं किसी भी तरह अपनी कुर्बानी नहीं दे सकती। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करनी है तो ना करो, मुझसे किसी के इंतकाम का निवाला मत बनाओ। वो सर्द अंदाज में कहती हुई कमरे से वॉकआउट कर गई थी। शारिक सर्द को दोनों हाथों में थामे वही टिक गया था, जबकि हीरा बेगम का दिल जैसे कटकर रह गया था। हदील आलम शारिक की बात पर इस कदर हर्ट हुई कि ना तो उसकी कॉल पिक की और ना ही उससे मिली और ना ही उसके किसी पैगाम का जवाब दिया था। नहीं शारिक तूर, मेरी ज़ात इतनी मामूली नहीं जो किसी का बदला पूरा करने के लिए वक़्फ़ कर दूं। न मुझ में इतना हौसला है कि अपनी ज़िंदगी एक सफाक अनापरस्त इंसान के हवाले कर दूं, जिसे रिश्तों की कदर ही नहीं। वो पुरअज़्म थी, मगर अगला दिन उसके फैसले को गहरा धचका लगा गया जब उसे हैदर तूर के हार्ट अटैक की खबर मिली थी। हैदर तूर को शदीद हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके बचने के चांसेस कम थे, इसीलिए उनके लबों पर मौजूद बारिक के नाम को सुनकर डॉक्टर्स ने फौरी बारिक नामी शख्स को अंदर बुलाया था। मगर कोई होता तो आता ना। बारिक कौन है? मरीज मुसलसल उसे बुला रहे हैं। उसकी बात पर इस वक्त मरीज के पास होना ज़रूरी है, वरना किसी भी खतरे के चांस हो सकते हैं।
डॉक्टर कहकर जा चुका था। शारिक ने जल्दी से बारिक का नंबर मिलाया, जो 10वीं बार कॉल पर रिसीव किया गई थी। जी फरमाइए। बड़ा लटमार जवाब था। वो नंबर पहचान चुका था। बारिक, पापा अस्पताल में है, बहुत सीरियस कंडीशन में है, प्लीज आ जाओ। शारिक आजिज़ी से बोला था। 2 पल के लिए तो बारिक का दिल झंझोड़ कर रह गया था कि वो अपने दिल की आवाज़ को साफ महसूस कर सकता था। उसे हैदरतूर के पास जाने पर उकसा रहा था, मगर उसने बेदर्दी से अपने दिल की आवाज़ को दबाते हुए सपाट अंदाज में कहा था, क्यों? तुम हो वहाँ, उनकी लाडली बीवी महबूबा, वहाँ फिर उनके मेरी क्या ज़रूरत है? ये वक्त इन बातों का नहीं है बारिक, प्लीज़, पापा ठीक नहीं है, तुम आ जाओ। शारिक का बस नहीं चल रहा था कि उसके कदमों में गिर जाए। शारिक, ऐसे कहो, मुझे उसकी पहली शर्त मंजूर है, वो आ जाए। शारिक, उसे कहो कि मुझे उसकी पहली शर्त मंजूर है, वो आ जाए। हीरा बेगम रोने लगी थी। उनके पास खड़ी हदील आलम बेइख्तियार आगे बढ़ी थी और शारिक के हाथों से मोबाइल लेकर अपने कानों से लगाया। मिस्टर बारिक तूर, मैं हदील आलम आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पूरे 3 दिन बाद, आपकी दूसरी शर्त के मुताबिक। आई होप आपको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो सपाट लहजे में बोलती गुमसुम खड़े शारिक के हाथ में सेल थमाती सबको हैरत के शदीद झटके में छोड़कर भागती हुई कॉरिडोर से निकल गई थी। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? फुप्पो का घर बचाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया। और शारिक, वो कैसे रहेगा मेरे बगैर? और मैं कैसे उसके अलावा किसी और को शौहर के रूप में कबूल कर सकती हूँ? वो जज्बात में आकर बहुत बड़ा फैसला तो कर आई थी, मगर अब अस्पताल के लॉन में मुसलसल आंसू बहाते खुद को कोस रही थी। फिर काफ़ी सारे रोने के बाद वो उठकर वापसी के लिए पलटी कि धुंधली आंखों की वजह से वो आने वाले वजूद को देख न सकी थी और बुरी तरह उसे चट्टान के सीने वाले से टकराई थी, जिसने जल्दी से दोनों बाजुओं से पकड़कर गिरने से बचाया था उसे, जो करण की तरह उससे अलग हुई थी। ये क्या बेहूदगी थी? वो खुद को संभालते हुए उस पर चढ़ दौड़ी थी और गुस्से से उसे देखा, जो ब्लैक पैंट शर्ट में एक हाथ में मोबाइल और गाड़ी की चाबी पकड़े उसे बहुत गौर से देख रहा था, शायद पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसने उस लड़की को कहीं देख रखा था, जबकि हदील भी उसकी पुरकशिश वजूहत को देखकर सोचने लगी कि उसने कहीं उसे देखा है। कहाँ, ये दिमाग में नहीं आ रहा था। मोहतरमा, एक तो तुम्हें गिरने से बचाया, दूसरा तुम मुझे ही घूर रही हो। अगर इतना ही सेंस था तो मुझसे टकराने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आंखें घर रखकर भुलाई हो या अस्पताल वालों को डोनेट कराई हो? बारिक तूर ने भी सपाट अंदाज में कहते हुए हिसाब बराबर किया था। वैसे भी उसे औरतों का लड़ाका अंदाज एक आंख नहीं बाता था। क्या मतलब है आपका? आपको क्या लगता है मैं जानबूझकर टकराई हूँ आपसे? उसके पैरों पर लगी और सर पर बुझी थी। मुझे लगता तो नहीं था, मगर जब तुम अपने मुंह से इस बात का एतराफ़ कर रही हो तो अब यकीन कर लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वो कंधे उचकाकर बेनियाजी से बोलता हदील आलम को जहर से कम नहीं लगा था। लगता है बहुत गुरूर है तुम्हें खुद पर, और यकीनन कसूर उन लड़कियों का होगा जो तुम्हारे इस सफ़ेद चमड़ी पर मरती हैं। मगर हर लड़की एक जैसी नहीं होती, और हदील आलम तो वैसे भी तुम जैसे मर्दों को जूते की नोक पर रखती है। हदील ने भी अपनी तरफ से उधार चुका दिया था, जबकि बारिक तूर ने अब की बार कुछ गौर से उसका जायजा लिया था, क्योंकि वो उसे पहचान चुका था। ये तो वक्त ही बताएगा मिस हदील आलम कि वो जैसे मर्द आपकी जिंदगी में कितनी औकात है और क्या होगी। बारिक तूर सर्द अंदाज में बोलता हुआ आगे बढ़ गया था। वो मुंह ही मुंह में उसकी पुश्त को घूरती कालियों से नवाजने लगी। जो गुस्सा उसे बारिक तूर पर था वो उसने उस पर निकाल दिया था, ये जाने बगैर कि यही बारिक तूर, वरना वो गालियां देने के बजाय शायद उसका मुंह ही नोच लेती, जिसने इस कदर उसे अजियत में मुब्तला कर दिया था। वो रिसेप्शन से पूछता हुआ हैदर तूर के रूम में दाखिल हुआ, जहां उसे हैदर तूर बेड पर लेटे नजर आए और उनके नज़दीक खड़ी हीरा बेगम को देखकर उसकी आंखें जलने लगी थीं, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों उसके रूबरू पाकर हैरत से गूंग रह गए थे। बारिक, हीरा बेगम ने मोहब्बत से उसकी तरफ बढ़ी थी। वो जल्दी से 2 कदम पीछे हटा था। उसके अमल से हीरा बेगम की रंग फक हुई थी। वहीं अंदर आता शारिक भी मुट्ठे बीच कर रह गया था। कैसे हैं आप पापा? हैदर तूर, जो सब देखकर अफसरदा से हो गए थे, उसके करीब आने से उनके सर मुखातिब पर जैसे ही जी उठे थे। मेरा बेटा आ गया है ना? देखो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ मैं। इधर आओ बेटा, बैठो अपने पापा के पास। दिल तो कर रहा है कि तुम्हें खुद में लिपटा लूं, पर क्या करूं, अभी उठ नहीं सकता मैं। वो खुशी से खनकते लहजे में बोल रहे थे। उसे अपने करीब करके उसकी पेशानी पर बोसा दे गए। बारिक तूल के दिल पर जैसे ठंडक की एक फुहार सी बरस गई थी। उसे लगा था 15 सालों से भड़कती आग को एक उनके लम्स बुझा गया था। 15 सालों बाद ये लम्स उसकी पेशानी पर चमका था, जो उसकी वहशत, उसकी जुनूनियत सब मध्यम कर गया था। हैदर, आप सूप पी लें,
अब तो सूप पी लें, अब तो बारिक भी आ गया है। हीरा बेगम खुद को संभाल कर एक दफ़ा फिर से उसके करीब आई थी, ये जानने के बावजूद भी कि उनकी मौजूदगी बारिक को कितनी ग्राह गुजरती है। वो उनकी तरफ से मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगा था। अभी तो शुरुआत है मिसेस हैदर, देखना आपको पल पल इस अजियत से हमकिनार ना किया जिससे मैं गुजर रहा हूँ तो मेरा नाम भी बारिक तो नहीं। वो उन माँ बेटे को कमरे से निकलता देखकर दिल ही दिल में जहरखंद हुआ था। देखा मामा आपने इसका रवैया, अपनी शर्त मनवा कर भी वो हमें जलील करेगा क्योंकि उसे सिर्फ हमसे बदला लेना है। शारिक घर आते ही फट पड़ा था। जानती हूँ मैं शारिक, तुम भी तो देखो तुम्हारे पापा उसके आने से कितना खुश हैं। उनके चेहरे पर फैली खुशी और आसूदगी को देखा है तुमने? आज पूरे 15 साल बाद मैंने तुम्हारे पापा को इतना खुश देख रही हूँ। हीरा बेगम कुछ देर कबल का मंजर याद करते हुए मुस्कुरा उठी जब बारिक दूर से गले मिल रहे थे, जबकि शारिक लबों पर तल्ख मुस्कुराहट आ गई थी। मामा आप भी ना बहुत मासूम हैं, वो सिर्फ ड्रामा कर रहा है, वो हमें कबूल नहीं करेगा मामा। तो मैं क्यों उसके लिए अपनी मोहब्बत को कुर्बान करूं जिसने हमें देखना भी गवारा नहीं किया था। तो तुम क्या कहना चाहते हो शारिक, हम अपनी बात से मुकर जाएं? जिस बात पर वो तुम्हारे पापा से मिलने के लिए राजी हुआ है, इस तरह करने से वो तुम्हारे पापा की दोबारा शक्ल भी न देखेगा और हैदर वो बिल्कुल टूट जाएंगे। हीरा बेगम की बात पर शारिक ने अपनी जलती आंखें उन पर गाड़ दी थी। और मामा इस सारे मामले में मैं, मेरी मोहब्बत, मेरी खुशियाँ और हदील जिसने सिर्फ आपके लिए और पापा की ज़िंदगी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, मेरी तो कोई कॉल ही पिक नहीं कर रही। मोमानी जान कह रही थी कमरा बंद कर किए हुए है, वो सिर्फ उसकी जिद की वजह, आपकी जिद की वजह से कर रही है जो आपने तलाक की रट लगाई हुई थी। मैं जानती हूँ शारिक, मुझे सब पता है। मैंने इसीलिए तलाक का कहा था, मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहती थी, मगर जब अब हदील मान गई है, चाहे मजबूरी में ही सही, अब तुम साबित कदम रहो। तुम मेरे बेटे हो ना, मेरे दुख का मदावा अब तुम ही कर सकते हो। शायद ही तुम मेरे गुनाह का कफारा अदा कर सकते हो, शायद तुम ही मेरे गुनाह का कफारा अदा कर सकते हो कि मैं हैदर के सामने सुरखरू हो सकूं। मैंने उनका बिछड़ा हुआ बेटा उनसे मिला दिया है, तुम दोगे ना अपनी मामा के साथ? मुझे अंदाज़ा है मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज़ मांग रही हूँ, मगर तुम इनकार मत करना, वरना तुम्हारे पापा को दुखी देखकर शायद मैं वक्त से पहले ही मर जाऊँ। मामा प्लीज़। ओके मुझे मंजूर है। शारिक उनके लबों पर हाथ रखा जिसे पकड़कर उन्होंने लबों से लगा लिया था और फिर उसे अपने सीने से लगा गईं। अपने मामा को माफ़ कर देना शारिक, आज मैं तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे पापा की खुशी पर कुर्बान कर रही हूँ। हीरा बेगम ने गमगीन लहजे में वो लाल आंखों से जब्त करता हुआ होठ भींच गया था। हैदर दूर के कहने पर बारिक हैदर विला ही शिफ्ट हो गया था और शारिक जो उस चीज़ से रिलैक्स था कि हदील शादी के बाद जोया पैलेस चली जाएगी ताकि वो अपने दिल को और खुद को संभाल सकेगा, मगर बारिक तोड़ ने उसे अजियत देने के लिए ये चाल भी उल्टी कर दी थी क्योंकि वो जानता था कि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फिर वो रेड लहंगे में सोगवार हुस्न लिए हदील आलम से हदील बारिक तोड़ बनी हैदर विला में रुखसत होकर आ गई थी। ब्लैक टू पीस में मलबूस बारिक तोड़ ने बड़ी तमस्खराना निगाहों से जब्त किए खड़े कठिन मराहल से गुजरते शारिक तूर की तरफ देखा था जो कि लंबे लंबे ढक भरता हुआ अपने कमरे की तरफ जा रहा था। अभी से शारिक तूर, अभी से भाग गए, अभी तो खेल शुरू हुआ है। बारिक तूर के चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट थी। वो अपने दोस्तों को अलविदा कहता अपने कमरे की तरफ आया जो कि वही कमरा था जिसमें वो आज से 15 साल पहले रहता था। वो कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए लगा था कि शारिक की कजिन्स उसके कमरे के दरमियान में आ खड़ी हो गईं और उसने कुछ नागवारी से उन्हें देखा। बारिक भाई, शायद आपको पता नहीं है, नेक दिए बगैर आप इस कमरे में नहीं जा सकते। उनमें से एक बोली थी, वेल मुझे कमरे में जाने के लिए अपनी जेब हल्की करने की कतई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कमरे में कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं कि मैं उसके लिए अपने पैसे ज़ाया करूं। वो हदील को सुनाने के लिए थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला था। उसके सहन के मुताबिक सुनकर जल भुन कर रह गई थी। बारिक तूर ने कंधों पर रखा कोट बाजू पर डाला और टाई की नॉट खोलता हुआ ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि वो चारों वहीं हक्का बक्का खड़ी की खड़ी रह गईं। दूसरी तरफ हदील आलम जो लाख नफरत और नापसंदीदगी होने के बावजूद लाशऊरी तौर पर उसका वेट कर रही थी, मगर उसकी बात और अंदाज पर बेचैताब खाकर रह गई, जिसने उसकी औकात इस बार उसे बावर करवा दी थी कि बारिक तूर के नज़दीक हदील आलम एक बदले के सिवा कुछ नहीं थी। सारी रात कमरे में ना आकर उसकी इज्जत को दो कौड़ी का कर गया था। वो बिलबिला कर रह गई थी, सीधे लफ्ज़ों में वो उसकी तौहीन कर गया था। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे। वो जल्दी से उठी और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ लपकी कि अंदर से निकलते बारिक तूर से बुरी तरह टकराई थी।
बारिक को उससे कोई खास फर्क ना पड़ा था, मगर हदील का सर उसके फौलादी सीने से टकराने के बाइस वो दर्द से कर्रा कर रह गई। देखकर नहीं चल सकते तुम? वो जो पहले ही गुस्से से भरी पड़ी थी अब के चटक कर बोली। मुझे तो नजर आ रहा था, मगर शायद तुम हवासों में नहीं थी जो बिना देखे ही चली आ रही थी। पर खैर, कसूर उसमें तुम्हारा भी नहीं है। पहली रात का सदमा ही कुछ ऐसा मिला है कि सोचने समझने की सलाहियत के साथ देखने की सलाहियत भी शायद खो चुकी हो तुम। वो तंजिया बोलता हुआ काफी गहरी चोट कर गया था। वो जलकर रह गई। मिस्टर बारिक तूर, खुद पर इतना इतराने की जरूरत नहीं। अगर मैं इस वक्त तुम्हारे कमरे में हूँ तो सिर्फ अपनी फुप्पो जानी की वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बेहिस और सफाक नहीं जो रिश्तों के साथ सौदेबाजी करता है। तो मुझे क्यों सुना रही हो? जिस पर एहसान किया है जाकर उसका सर खाओ। मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो भी गुस्से में आया था। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे मुंह लगने की। हदील ने नफरत से मुंह फेरा था। जाहिर है वो लगोगी भी कैसे, मैं तो बारिक तूर हूँ, शारिक तूर तो नहीं। वो गहरा वार करता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल बनाने का लगा, जबकि हदील ने बामुश्किल खुद को कुछ कहने का से बाज रखा था। इस पर एक कहर भरी नजर डालती वो वॉशरूम में घुस गई। मैंने तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पराठे बनाए हैं, तुम ये लो ना बेटा। हीरा बेगम ने बारिक को स्लाइस पर जैम लगाते देखकर प्यार से उसके आगे प्लेट की थी। प्लीज मिसेस तूर, अपने आप में रहिए। मैं हर ऐरे गहरे से कलाम करना पसंद नहीं करता, उसने बदतमीजी से कहा था। जहां हीरा बेगम का रख फीका पड़ा वहीं शारिक भी चुप न रह सका। मिस्टर बारिक तूर, कभी किसी की खुशी का ख्याल भी कर लेना चाहिए। अपना न सही ऐरा गहरा समझ कर भी कभी किसी को इज्जत दी जा सकती है। इज्जत भी मैं उन लोगों को देता हूँ जो इज्जत करवाने के काबिल होते हैं, और जहाँ तक किसी की खुशी का ताल्लुक है तो इसमें इस तरह की फिजूल खुशियों और बेकार उम्मीदों में मेरी जात से वाबस्ता ना करें तो बेहतर है। वो चबा चबा कर बोलता है, सबको चुप करवा गया था। शारिक तो जैसे खून खोल उठा था, मगर हीरा बेगम के इशारे पर सब्र के घूंट भरकर रह गया। अरे जल्दी नाश्ता करो, रात को वलीमा भी है। हैदर तूर ने माहौल में अच्छा सा छाए तनाव को कम करना चाहा था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। हीरा बेगम और हैदर तूर के नाश्ते की टेबल से उठने के बाद बारिक के लबों को मुस्कुराहट से छू लिया था। बारिक ने नाश्ता करते हुए हदील आलम और शारिक पर निगाह डाली, जो एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। बारिक के लबों ने मुस्कुराहट से छू लिया था। उठते हुए दोनों को गहरी चोट करना नहीं भूला था। हदील, मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे शाम से पहले कोई नहीं उठाए और ना ही आए। बल्कि तुम भी आ जाओ, तुम भी थक चुकी होगी। आखिर काफी देर तक मैंने तुम्हें जगाए रखा है। वो लबों पर दिल जलाते देने वाली मुस्कुराहट लिए मायने खेती से बोलता हुआ शारिक तूर के सुर्ख चेहरे की तरफ देखने लगा, जो लब भींचकर उठा और लंबे लंबे डग भरता किचन से निकल गया था। जबकि हदील आलम उसकी फजूल गोई पर भी शारिक तूर के सामने शर्म से और गुस्से से लाल सुर्ख हो गई थी। ओह, लगता है शारिक तूर कुछ और समझा है, पर मेरा इस तरफ से तो इशारा भी नहीं था। इस वक्त वो हदील को जहर लगा था, जो आंखें फैलाकर मासूम बनने की कोशिश कर रहा था। हदील उसकी पुश्त को देखती हस्ब मामूल गालियों से नवाजने लगी थी, जिससे उसने खून जलाने में कोई कसर न छोड़ी थी। फिर यहाँ ही नहीं, बारिक हीरा बेगम और शारिक को टॉर्चर करने का कोई मौका हाथ से ना जाने देता था। उसका रवैया सिर्फ हैदर तूर के साथ अच्छा था, जो उसके वजूद से जैसे फिर से जवान हो गए थे। बाकी तो वो हदील और शारिक को आमने सामने पाकर ऐसे अल्फाज बोलता था कि वो दोनों शर्मिंदा और एक दूसरे से नजरें मिलाने के काबिल ना रहते थे। रमजान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका था और सब इस माह की बरकतें और रहमतें हासिल करने में मसरूफ थे। हदील और बारिक की शादी की दावतें रमज़ान मुबारक की आमद की वजह से रुक गई थी। इसीलिए 5वें रोज़े पर हदील के मामा पापा ने उसको इफ्तारी रखी थी, जिसमें बारिक की शिरकत लाजमी करार दी गई थी। हदील, जो उसे भी बुलाना पसंद नहीं करती थी, अब बेसब्री से उसके कमरे में आने का इंतजार कर रही थी कि वो आए तो उससे कल के इफ्तार पर जाने की बात करे। मामा की कॉल आई थी, उन्होंने कल इफ्तारी के लिए बुलवाया है, इसीलिए कल ऑफिस से सीधा वहीं आ जाना। वो जैसे ही कमरे में आया, उसने कानों में हदील के अल्फाज पढ़े। उसने पलट कर देखा, जो सोफे पर बैठी नॉवेल पढ़ने में मसरूफ थी। बारिक उसे और उसकी बात को नज़रअंदाज करता हुआ वॉशरूम में घुस गया था। मगरूर आदमी। कहा भी था मामा को कि उसे रहने दे, मगर ना जी, उनका इकलौता दामाद है। लेकिन ये नहीं पता कि इकलौते दामाद के नज़दीक कोई रिश्ता खास नहीं। वो उसको इग्नोरेंस पर जल कर रह गई थी। बारिक ब्लैक ट्राउजर शर्ट में वॉशरूम से बाहर निकला, गीले बालों को हाथ से ही संवार कर बेड की तरफ आया, लाइट ऑफ की और कंबल सर तक तानकर सीधा लेट गया। हदील, जो उस पर नजरें जमाए बैठी थी बल्कि घूर रही थी, उसके अंदाज पर
बल खाकर रह गई थी। वो एक झटके से उठकर लाइट ऑन की। बारिक ने नागवारी से उसे देखा, जो आंखों ही आंखों में उसे कच्चा चबाने के मूड में थी। आई थिंक मिस्टर बारिक तूर, मैंने तुमसे कुछ कहा था। आई थिंक मिसेस हदील तूर, मैंने आपकी बात का जवाब देना अगर मुनासिब नहीं समझा तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इफ्तारी पर नहीं जाना। वो भी उसी के अंदाज में चबा चबा कर बोला, तो तुम कल नहीं आओगे? नहीं, बिलातर जवाब मिला था। तुम एक नंबर के बुरे आदमी हो बारिक तूर। तुम्हें किसी इंसान, किसी रिश्ते की जरा कदर नहीं। अपनी जिद में सबको अपने पैरों तले रोंदने की कोशिश करते हो, इस चीज से बेखबर कि तुम उस बाबरकत माह में लोगों के दिल दुखा रहे हो। और इतना घमंड अच्छा नहीं होता। बुरा हूँ ये मानती हूँ ना, इंसानी दिल तोड़ता हूँ ये भी पता लग गया है ना। तो मुझ जैसे इंसान को वहाँ बुलाने के लिए मरी क्यों जा रही हो? वो बिल्कुल इजी था, जैसे उसकी बातों पर कोई फर्क ना पड़ा हो। सिर्फ इसी वजह से, जिस वजह से मैं इस घर में, इस कमरे में हूँ। तो तुम्हें भी कल वहाँ आना होगा, अपने फराइज पूरे करने होंगे। ओके? अब का हदील का लहजा सख्त हुआ था। बारिक ने एक सख्त निगाह उस पर डाली और दोबारा कंबल सर तक तान कर लेट गया था। हदील को अब इस और बात करना फिजूल लगा, इसलिए उस पर लानत भेजती बैठ के एक तरफ आकर लेट गई, मगर जिद में लाइट ऑफ ना करी जो सहरी टाइम तक जलती रही थी। आखिर कितनी बार कहूँ कि वो नहीं आएगा मामा? उसने रात को मुझे साफ जवाब दिया था कि वो नहीं आएगा। पता नहीं क्यों आप लोग उस बेहिस इंसान पर उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं जो हर दफा आप लोगों को जलील कर जाता है। हदील हीरा बेगम और बुशरा बेगम को टेबल सजाते हुए देखकर बारिक के लिए एहतमाम करते देखकर चुप न रह सकी। हदील, आहिस्ता बोलो, तुम्हारे पापा ने सुन लिया तो एक हाथ जड़ेंगे तुम्हें। वो तुम्हारा शौहर है, जिन हालात में भी सही शादी हुई है। अब सब नॉर्मल है तो तुम भी हो जाओ। मुझे तो वैसे भी वो बच्चा बहुत पसंद है। 2 दफा मुलाकात हुई है मुझसे और तुम्हारे पापा से, तो अदब के साथ पेश आता है। बाकी उसे भी जरा गुस्सा है जो वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। बुशरा बेगम की बात पर हीरा बेगम ने सर अजबात में हिलाया, जबकि हदील पांव पटकती किचन से वॉकआउट कर गई थी, मगर अगले लम्हे ही उसे ठिठक कर रुकना पड़ा। जब हॉल के दरवाजे से बारिक तूर को अंदर आता देखा तो वो हैरान रह गई थी। उसे कतई उम्मीद न थी कि रात की मुमारी के बाद वो आएगा। बारिक ने अपनी तरफ हैरान नजरों से देखते पाकर एक आंख दबाई, जिस पर वो गड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी कि किसी ने देखा तो नहीं था। ये कैसे आ गया? चलो खैर, जो भी है, कम से कम इस खड़ूस आदमी में कुछ तो लिहाज है। वो इसे आलम साहब से मिलते देखकर बोली। ना जाने क्यों पहली मर्तबा हदील को उसे देखना अच्छा लगा था। दूसरा अशरा शुरू हो चुका था। हदील तो हैरान रह गई थी कि बारिक तूर ना सिर्फ रोजे का पाबंद था बल्कि नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ता था। उसकी इस आदत से ना सिर्फ हैदर तूर बल्कि हीरा बेगम और शारिक भी काफी मरऊब हुए थे। इफ्तारी के बाद बारिक तूर अपने कमरे में जाने के बजाय बालकनी में आकर खड़ा हुआ कर और सिगरेट जला गया था। अभी उसने सिगरेट का पहला कश ही लिया था कि उसकी नजरें लॉन में बैठे हदील पर पड़ी, जो गुमसुम कुर्सी पर बैठी हुई थी। बारिक ने गहरी निगाहों से उसे देखा, जो उदास रात का एक हिस्सा लग रही थी। न जाने वो कब तक उसकी नजरों पर जमाए खड़ा रहा था कि शारिक तूर को उसके पास आकर रुकता देखकर चौंका था, जो उससे कुछ कहकर जा रहा था, जिसके जवाब में वो गुस्से से कुछ कहती वहां से चलती थी। बारिक अध जले सिगरेट को जमीन पर फेंकते जूते से मसलता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा कि सीढ़ियों की तरफ से आती हदील को देखकर वहीं थमा था। और रुकने की वजह हदील आलम नहीं बल्कि उसके आंखों में आए हुए आंसू थे, जिनको देखकर बारिक तूर को पूरे वजूद में एक बेचैनी सी उठी थी, जिसको वो कोई नाम ना दे सका था, मगर उसके लिए उसके साथ जरूर उलझ गया था। ओह, तो बिछड़ी मोहब्बत का गम मनाया जा रहा था लॉन में। मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ कोई फजूल बहस नहीं करनी, पीछे हटो। वो उसे नजरअंदाज करती जाने लगी, मगर वो फैल कर उसके रास्ते में खड़ा हुआ था। उसे अपनी जगह रोक गया। क्यों इस वक्त मुझसे बात क्यों नहीं करनी? क्या शारिक तूर से बात करने को दिल चाह रहा है? तो जाओ, मैं रोकूंगा नहीं। उसके पास जाने के लिए या उससे बात करने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है बारिक तूर, वो चबा चबा कर बोली थी, जिस पर वो जेबों में हाथ फंसाकर मुस्कुराया। ओह, तो ये बात है। मुझे लगा शायद तुम मुझसे इजाजत लेने आ रही हो। वैसे अपनी पहली मोहब्बत से बात करने के लिए तुम्हें मेरी इजाजत तो दरकार है मिसेस बारिक तूर। उसने जैसे कुछ जताया था, जिस पर वो नागवाई से मुंह का रुख फेर गई थी। मैंने तुम्हें ये हक दिया ही नहीं है मिस्टर बारिक तूर कि तुम मुझ पर हुक्म चलाओ। क्यों नहीं चला सकता, बल्कि चला रहा हूँ कि आइंदा तुम शारिक तूर से बात क्या उसकी तरफ देखोगी भी नहीं, ये याद रखना। उंगली उठाकर उसने वार्न किया था। हदील को तो गोया आग ही लग गई थी। क्यों?
क्या कर लोगे तुम? निकाह नामे पर यह नहीं लिखा था कि तुम्हारे हर जायज़ नाजायज़ पर आमीन कहूंगी? ये मत भूलो कि ये शादी सिर्फ एक सौदा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए तुम मुझ पर यूं हक नहीं जता सकते और ना मुझ पर फरमा सकते हो कि मैं किससे बात करूं और किससे बात ना करूं, क्योंकि मुझे किसी भी अमल पर तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत, रजामंदी की ज़रूरत नहीं है। वो भी सख्त रवैया अपना गई थी। बारीक तूर जो खामोशी से सुन रहा था, उसकी नज़र सीढ़ियों पर चढ़ते शारिक तूर पर पड़ी थी। उसके दिमाग ने तेजी से काम किया था। हदील का चेहरा दोनों हाथों में थामता उसके चेहरे पर झुक गया था। हदील तो हदील, शारिक भी उसकी हरकत पर सटपटाकर रह गया था। वो नजरें चुराता उनके करीब से गुजरकर आगे बढ़ गया था। हदील जो इस अचानक हमले पर धक से रह गई थी, वहीं शारिक को पास से गुजरते देखकर अब तारिक तूर के चेहरे पर छाई कमीनी मुस्कुराहट को देखकर जैसे सब समझ गई थी। गुस्से और शर्म की ज्यादती से उसका चेहरा लाल टमाटर हो गया था। इस हरकत पर उसका दिमाग झंझला उठा था। ये क्या बदतमीजी थी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस कदर गिरी हुई हरकत करते हुए। हदील अपने हवासों में लौटते हुए चिल्लाई थी, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि एक मुस्कुराहट थी उसके होठों पर चिपक कर रह गई थी, दिल जला देने वाली मुस्कुराहट। तुम घटिया तो थे, मगर कमीने भी निकलोगे, ये भी अब पता चला है। उसकी मुस्कुराहट पर वो तब गई थी। पता चल गया ना, इसीलिए अब अपनी हद में रहना मिसेस। अगर मुझे जिद या गुस्सा दिलाओगी तो अभी भी कुछ भी नहीं हुआ था, इससे आगे भी जा सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपने किसी भी अमल में तुम्हारी इजाज़त या रजामंदी की कोई ज़रूरत नहीं है मिसेस। उसके बाद उसे ही लौट आता हुआ वो वार्निंग देता उसके पास से निकल गया। वो पेचोताप खाकर अपने होठों को मसलने लगी, जिस पर अभी भी उसका लम्स दहक रहा था। दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद थी। हदील जो शारिक पर नजरें मिलाने से काबिल ही नहीं रही थी, सिर्फ उसकी वजह से, जिसने सिर्फ शारिक को जलाने के लिए ये हरकत की थी। अब तो वो उससे कलाम करना तो दूर की बात, देखना पसंद भी नहीं करती थी। हीरा बेगम सब नोट कर रही थी। हदील को समझाने की कोशिश में वो अपना रवैया उसके साथ ठीक करने की, ताकि बारिक का रवैया भी उनके साथ बेहतर हो। देखो हदील, तुमने जैसे भी शादी की है उसके साथ, पर अब वो तुम्हारा शौहर है। मैं देख रही हूँ, वो एक बात करता है तो तुम आगे से 10 सुनाती हो उसे। वो एक दफ़ा तुम्हें नहीं बुलाता तो तुम उसे देखना छोड़ देती हो। ये सब गलत है। इस तरह तो उसका गुस्सा और जिद और बढ़ती चली जाएगी। तुम बीवी हो उसकी, तुम अगर उसके साथ प्यार से रहोगी तो उसका दिल भी मोह होना शुरू हो जाएगा। वो मुझे और शारिक को भी माफ़ कर देगा। ईद आने वाली है बेटा, मैं चाहती हूँ ये ईद खुशियाँ लेकर आए हमारे घर, सारी नफरतें और कदूरतें ख़त्म हो जाएं। ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तुम इन 2 माह में इतना तो जान गई होगी कि वो सिर्फ जिद और बदतमीज़ी कर जाता है, कभी कभी, और वरना कोई अखलाकी बुराई उसमें नहीं है। तुम्हारे मामा पापा कितनी इज्जत करता है, उनके साथ अदब से पेश आता है। सिर्फ उसे 15 सालों का गुस्सा है और उसका ये गुबार सिर्फ तुम ही निकाल सकती हो। हीरा बेगम प्यार से समझाते हुए खुद उठ गई, मगर उसके लिए सोच के नए दर वाक कर गई थी। मुझे मेरी दोस्त के घर जाना है। वो ईशा की नमाज पढ़कर घर आया तो हदील को ड्रेसिंग के सामने तैयार होता देखकर हैरान हुआ, और जब उसने अपने तैयार होने की वजह बताई तो उसकी हैरानी और बढ़ गई कि टाइम तो 9:30 का हो रहा था। इस वक्त किसी के घर जाने की क्या तुक बनती थी? पूछ रही हो या बता रही हो? सोफे पर बैठते हुए इस्तफसार किया। बता रही हूँ, और तुमसे ये भी कह रही हूँ कि मुझे छोड़ने तुम ही जा रहे हो। वो अपने बालों को वैसे ही पुश्त पर खुला छोड़कर मेकअप का आखिरी टच देने लगी थी। बारिक ने उसकी बात पर हल्का बल्कि हुक्मिया अंदाज पर उसे सिर से लेकर पांव तक घूर कर देखा था, जो ग्रीन कलर के शॉर्ट फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बारिक की नजरें खुद ब खुद ही उसके सरापे पर गहरी होती चली गई थी। वो एक टक से उसे देखने लगा जो कानों में बालियां डाल रही थी। हदील खुद पर उसकी पेश से नज़रों को महसूस करती नर्वस होने लगी थी, जो शौक से उसका जहान आंखों में लिए उसकी तरफ ही देख रहा था। तुम चल रहे हो ना? वो उसकी नज़रों की गिरफ्त से निकलने के लिए बोल पड़ी। मुझ जैसे आदमी को साथ ले जाने का क्या फ़ायदा? वो सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ बारिक, इसीलिए तुम मेरे साथ चल रहे हो। उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उसके करीब आकर बोली, और जो नज़रें उसके वजूद पर ही टिका गया। ऐसे हुक्म चलाओगी अब तुम मुझ पर? हाँ, ये मेरा हक है। हक ऐसे तो जता रही हो जैसे बाकी के सारे हुकूक व फ़राइज़ पूरे कर रही हो मेरे। उसकी नज़रें फिर से उसके खूबसूरत सरापे से उलझ पड़ी थीं। हदील उसकी बात पर खफीफ सी हो गई। मैं जा रही हूँ, आना होगा तो आ जाना। वो बैग पकड़कर कमरे से बाहर निकल गई। बारिक कुछ देर तो वहीं बैठा रहा था, फिर गहरा सांस भर उठा।
और नीचे आया जहाँ वो गाड़ी के पास खड़ी उसी का इंतजार कर रही थी। उसे आता देखकर शुक्र बजा लाई और फ्रंट सीट पर बैठ गई। तुम भी मेरे साथ अंदर चलो। वो उसके दोस्त से घर उसे उतार कर वापस जाने लगा तो कि हदील ने उसे रोका था। मैं क्यों? तो अब मैं क्या अकेली रात को वापस आऊंगी? मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। नहीं, बस तुम मेरे साथ अंदर चल रहे हो तो बस चल रहे हो। वो बाजिद हुई। इन कपड़ों में? उसने अपने रफ से हुलिये की तरफ इशारा किया। इस वक्त वो स्किन कलर के शलवार कमीज में मलबूस था, बाजू फोल्ड किए हुए थे, पैरों में सादा चप्पल और बिखरे बालों में वो बिल्कुल भला का हैंडसम लग रहा था। ठीक है, तुम चलो। वो कहना चाहती थी कि तुम इस हुलिये में भी छाए हुए हो, मगर कह ना सकी। बारिक उसके साथ अंदर चल दिया जहां उसकी सहेली उसकी भावच थी और बारिक उसके सहेली जारा के भाई के पास टिक गया, जबकि हदील उनके साथ गपशप करने लगी। जब 1 घंटे के बाद वो उठे तो बारिक ने अपने वॉलेट से 5 नीले नोट निकालकर वहां मौजूद छोटी बच्ची को पकड़ा दिए थे। उसके इस अमल पर हदील उसकी आंखों में सताइश उभर गई थी। इस तरह यूं किसी के घर खाली हाथ तो जाते नहीं। तुम कैसे आ गई? गाड़ी में बैठते ही बारिक ने कहा था, जबकि वो उसकी तरफ देखने लगी, जो ना जाने क्यों दिल को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे क्या देख रही हो? क्या उन्होंने ये कह दिया है कि कितना बुरा लग रहा है तुम्हारा शौहर? बारिक उसके मुसलसल देखने पर बोली, जबकि मुस्कुरा दी। और वो उसको क्या बताती जिन्होंने उसकी तारीफों में ज़मीन और आसमान एक कर दिए थे। रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका था। सब ईद के तैयारी में मशगूल हो गए थे। शारिक की एक फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग थी। वो ऑफिस से निकलता हुआ होटल की तरफ बढ़ा कि रास्ते में उसे बारिक नजर आया, जो सड़क क्रॉस कर रहा था। शारिक की गाड़ी की स्पीड आहिस्ता की कि ये क्या कर रहा है यहाँ। तभी बारिक, जो सड़क पार कर रहा था, किसी तेज रफ्तार गाड़ी से खुद को बचा न सका और गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर पड़ा था। बारिक! शारिक हलक केवल चिल्लाया था और फिर दीवानों की तरह उसकी तरफ लपका था। बारिक, तुम ठीक तो हो? शारिक घुटनों के बल बैठा, उसके सर अपनी गोद में रखा, उसको उसी पर निगाहें डाली, जिसकी एक टांग और बाजू से खून निकल रहा था और चेहरे पर खराशी आई हुई थी। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम्हारी तो 2 बजे मीटिंग है। बारिक उसका सहारा लेकर उठते हुए। बारिक को पता था कि पिछले 1 हफ्ते से शारिक दिन रात मुसलसल उस मीटिंग की तैयारी कर रहा था और हैदर तूर उस कॉन्ट्रैक्ट के मिलने के लिए बेताब थे। बाहर में गई मीटिंग, तुमसे तो चला नहीं जा रहा है, चलो मेरे साथ। शारिक ने उसे पिछली सीट पर बिठाया, खुद फ्रंट सीट संभालकर गाड़ी का रोक किया था। अपने दोस्त के क्लिनिक की तरफ गया, जहां फौरी तौर पर अमदाद से 2 घंटे उसकी छुट्टी मिल गई थी। टांग और बाजू पर गहरी चोट आई थी, बाकी तो सिर्फ खराशें ही थी। मैंने पट्टी वगैरह कर दी है, 1 हफ्ते बेड रेस्ट के बाद ठीक हो जाएगा। और शुक्र करो कि वो बच गया। जैसे तुम बता रहे थे कि गाड़ी से टकराई है, अगर बर वक्त खुद को संभाल ना पाता तो खुदा ना ख्वास्ता किसी बड़े हादसे से 2-4 हो सकता था। डॉक्टर के कहने पर शारिक ने तशक्कुर का सांस खारिज किया और उसे सहारा देता हुआ गाड़ी में आ बैठा। तुम्हारी गाड़ी ड्राइवर ले गया है, शारिक ने उसे बताया था। तुम्हारी मीटिंग तो निकल गई, बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। इट्स ओके बारिक, रिश्ते से बढ़कर कोई मीटिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी नहीं होता। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि मैं वहाँ था, वरना तुम हॉस्पिटल कैसे जाते? शारिक की बात पर वो 2 पल के लिए तो गुमसुम हो गया था, फिर सीट से टेक लगाते हुए आंख मूंद गया। हीरा बेगम के हाथ से गिलास छूटकर ज़मीन बोस हुआ था जब उनकी नज़रें शारिक के सहारे एक टांग पर चलते बारिक पर पड़ी थीं। ये क्या? कैसे? वो फटी फटी निगाहों से उसके बाजू और टांग पर बंधी बैंडेज को देख रही थीं। मामा रिलैक्स, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। शारिक ने उनसे सोफे पर बिठाया। क्या एक्सीडेंट? कैसे? तुम ठीक हो ना बेटे? कितनी ज़्यादा चोट आई है? दर्द तो हो रहा होगा। डॉक्टर ने क्या कहा है? खून कितना बहा है? कैसे हो गया ये? वो एक ही सांस में बोले जा रही थी और बारिक हैरत से उनके परेशान चेहरे की तरफ देख रहा था। उनके लहजे की लड़खड़ाहट, आंखों की नमी, कुछ भी तो नाटक नहीं था। मुझे कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी, बारिक नरमी से बोला। परेशान क्यों ना हूँ, मैं माँ हूँ बेटा। शारिक, तुम भाई को कमरे में लेकर जाओ, मैं सूप और दूध लेकर आती हूँ। वो उसकी पेशानी चूमकर चली गई, जिसके दिल में उनके लम से एक चिंगारी से फूटने लगी। शारिक उसे सहारा देकर कमरे में आया तो हदील, जो असर की नमाज से फारिग हुई थी, उस पर नजर पड़ते ही उसकी हालत भी हीरा बेगम से कम न थी। ये क्या हुआ है? छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है इसका हदील,
शारिक ने जवाब दिया था। उसकी बात पर वो मुंह पर हाथ रखे उसे देखने लगी थी, जिसके चेहरे पर तकलीफ के आसार साफ दिखने जा सकते थे। हदील का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया था। जहां उसने आंसू बेख्तियार रवा हुए थे, वहीं खुद भी बेख्तियार उसके साथ लग गई थी। जहां शारिक उसके अमल पर चौंका था, वहीं बारिक भी साकत हुआ था। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बैठने तो दो मुझे। बारिक के बोलने पर हदील शर्मिंदा होती जल्दी से पीछे को हुई। शारिक ने उसे बेड पर बिठाकर कमरे से निकल गया था, जबकि हदील अपनी कैफियत पर हैरान थी कि इतनी पागल हो गई है कि शारिक की मौजूदगी को भी यकसर फरामोश कर गई थी। ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? वो उसके करीब आकर पूछने लगी। नहीं, बस हल्का हल्का सा, वो मुस्कुराते हुए बोला। तो हदील की आंखों में आंसू चमकने लगे। उफ लड़की, तुम भी ना। वो ताज्जुब से उसे देखने लगा, जो दौड़ती हुई बाहर निकल गई थी, जबकि बारिक के चेहरे पर सोच की परछाइयाँ उतरने लगी थीं। उसने पहले उसका एक्सीडेंट, शारिक का तर्ज अमल और हीरा बेगम का रवैया, और अब हदील का अंदाज़ और लहजा उलझ कर रह गया था। बारिक तूर 5 दिनों से मुकम्मल बेड रेस्ट पर था। उसको अब काफ़ी हद तक आराम आ गया था और बिना सहारे के चलने फिरने लगा था। इन 5 दिनों में वो बिल्कुल बदल कर रह गया था, और बदलने की वजह सबका रवैया था। और अब हीरा बेगम और शारिक के साथ भी वो बातचीत कर लेता था, जो सबके लिए खुशी का मुकाम था। आज चांद रात थी और सब शॉपिंग पर गए हुए थे, मगर हदील बारिक तूर के पास ही रुक गई थी। असल में लाशौरी तौर पर उसके मुंतजिर थी कि वो उसे शॉपिंग करवाएगा, मगर वो तो यकसर लाताल्लुक सा बना अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। हदील, जो अपनी दोस्त से मेहंदी लगवा कर आई थी, उसके इग्नोरेंस पर जलकर रह गई। शादी के बाद मेरी पहली ईद है। हाँ तो फिर? वो उसकी तरफ देखने लगा, जो उसकी बात पर घूरने लगी। हर शौहर का फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बीवी को शॉपिंग करवाए। हर बीवी भी अपने शौहर को उसके सारे हुकूक देती है, फिर ही वो अपने फ़राइज़ पूरा करता है। तो मैंने कौन सा हुकूक तुम्हें नहीं दिया? वो भड़क उठी। ओ रियली? तो मोहतरमा को याद नहीं कि किस हक से उसने अपने शौहर को महरूम रखा है? उसके मायने खेजी बात का मतलब समझते हुए वो गड़बड़ा कर रह गई थी। अपने दुपट्टे का गोला बनाकर उसकी तरफ फेंका, जो कंबल तानकर लेट गई। जबकि बारिक ने मुस्कुराहट रोकी। उस दिन वो उसके लिए ही शॉपिंग कर रहा था, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। कल तो मोहतरमा को सरप्राइज़ मिलेगा, वो सोचता हुआ मुस्कुराया। आज ईद थी, इसीलिए सुबह सुबह ही वो सिवैयों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। हदील नहाकर निकली तो उसकी नज़र बेड पर पड़े शॉपिंग बैग्स पर पड़ी। तजस्सुस के हमरा वो उनको खोलकर देखने लगी थी, जिसके अंदर एक खूबसूरत सुर्ख रंग की फ्रॉक थी, जिसके ऊपर गोल्डन काम हुआ था। साथ एक जूता और कांच की चूड़ियाँ भी थी। वो मुस्कुराते हुए ड्रेस को पकड़ते वॉशरूम में घुस गई। उसका दिल उन चीज़ों को देखकर ना सिर्फ धड़कने लगा था, बल्कि खुशगवारी से लहर पूरे वजूद में उतर गई थी। वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो उसे हीरा बेगम मिली। ईद मुबारक, सदा सुहागन रहो, वो उसे गले लगाकर प्यार से बोली, जिस पर हदील के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने शीर खुरमा और सिवैयाँ बना ली हैं। तुम्हारे अंकल शारिक और बारिक वगैरह नमाज पढ़कर आते ही होंगे। तुम नूरी से कहो कि बर्तन निकाले। उनकी बात पर वो सर हिलाकर किचन की तरफ बढ़ गई थी, जबकि नूरी से कहकर वो किचन से निकली ही थी कि हैदर तूर, शारिक और बारिक हॉल में दाखिल होते नजर आए। ईद मुबारक, हैदर तूर ने हीरा बेगम से कहा था। उसके बाद शारिक ने कहा और उनके गले लगा। आखिर में बारिक ने भी हीरा बेगम से कहा, जिस पर मुस्कुराते हुए उन्होंने उसकी पेशानी चूमकर उसे गले लगा लिया था। आई एम सॉरी। बारिक तूर के मुंह से निकलते अल्फाज सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर गए थे। एक सूरत पर मामा कहो। हीरा बेगम की बात पर वो मुस्कुराया। आई एम सॉरी मामा। वो उनके गले से लग गया था और हैदर तूर ने आसूदगी से ये मंजर देखकर रब का शुक्र अदा किया था। शारिक ने भी मुस्कुराते हुए खुद को रिलैक्स किया था। ईद मुबारक अंकल। ईद मुबारक शारिक। हदील पहले हैदर तूर से बोली, जिन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा था, फिर शारिक से कहा, जिसने होले से सर अज़बात में हिलाते हुए ईद मुबारक कहा था। अब वो बारिक की तरफ बढ़ी, जो मुस्कुराती आंखों से ही उसे अपने मनपसंद सूट में देखकर खुश हुआ। ईद मुबारक, उसने होले से कहा, जिस पर बारिक ने भी ईद मुबारक कहा था। हैदर तूर, हीरा बेगम और शारिक किचन की तरफ चले गए थे तो हदील भी उनके पीछे कदम बढ़ाने लगी थी कि बारिक तूर ने उसकी कलाई पकड़कर ना सिर्फ उसे रोका था, बल्कि उसे साथ लिए अपने कमरे में आया था। उन्हें देखता हुआ शारिक तूर शुक्र का सांस भरकर रह गया और दोनों को हमेशा खुश होने और साथ रहने की दुआ की। अब कहो ईद मुबारक, उसकी कलाई छोड़कर उसके सामने खड़े होते हुए बारिक ने कहा था, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराती हुई ईद मुबारक कह गई। खैर मुबारक, और मेरी तरफ से भी ईद मुबारक।
बारिक ने उसे अपने बाजू में भरते हुए अपने साथ लगाया था। हदील का दिल उसके कानों में धड़कने लगा था। तुमने इतनी मीठी ईद इतने सूखे तरीके से विश की है, मुझसे तो हजम ही नहीं हुआ। वैसे शुक्र है मेरे इस तोहफे को कबूल करने का वैसे शुक्रिया मेरे इस तोहफे को कबूल करने का। अपने तन पर सजाकर तुमने ना सिर्फ इसकी कीमत बढ़ा दी है बल्कि मेरे दिल को भी अपना गुलाम बना लिया है। मुझे डर था शायद तुम इस शर्फ कबूलियत ही ना बख्शो। क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सर उठाकर हदील ने उसकी तरफ देखा तो वो गहरा सांस भरकर उससे अलग हुआ, जो हदील को अच्छा नहीं लगा था। मैंने जो किया, कितना तुम्हें टॉर्चर किया है और मेरा रवैया तुम्हारे साथ कुछ भी तो माफ़ करने के काबिल नहीं था। मेरी जिद और अना ने तुमसे और शारिक से उसकी मोहब्बत छीन ली और उसके बाद भी तुम दोनों को तंग करने का, अजियत देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। इसके बावजूद भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया। क्यों? वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा जिस पे उसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। जब तुमने शारिक और फुप्पो को माफ़ कर दिया, अंकल को माफ़ किया जिन्होंने 15 साल तक तुम्हें अजियत में मुब्तला किए रखा, तुमने अपनी मामा की मौत, अपना अधूरा बचपन और अकेलापन सबको माफ़ कर दिया, तो मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या? क्यों? सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे कोई सवाल जवाब कर सकती हो और मैं उसका जवाब भी दूंगा। इस दिन एक्सीडेंट के बाद मुझे अपना आप गलत लगा था। पहली दफ़ा जो आग मेरे वजूद में 15 सालों से लगी हुई थी, उसको भड़काने का कसूरवार मुझे अपना आप लगा था। जब सब कुछ आंखों के सामने लाकर गलत और सही का फैसला किया तो मुझे अपनी ज़ात गलत लगी, क्योंकि जो हुआ शायद किस्मत में ही ऐसा लिखा था। जैसे मैंने भी तो किसी की मोहब्बत छीनकर अपनी झोली में डालकर भी तो गुनाह किया है ना, और इसका मदावा भी शायद मैं तमाम उम्र ना कर सकूं। मुझे शारिक से तुमसे बहुत शर्मिंदगी हुई है, पर अब मैं क्या कर सकता हूं? वो तासुफ से बालों में हाथ फेरने लगा था। उसके अंदर फैले इस इज़्तिराब को सिर्फ हदील की ज़ात पुरसुकून कर सकती थी। उसके इकरार की फुहार ही उसका तन मन भिगो सकती थी। तुम अभी बहुत कुछ कर सकते हो, इस चीज़ का मदावा है, अगर तुम करना चाहो तो। हदील की बात उसे सख्त कर गई थी। वो अपना दिल रुकता हुआ महसूस करने लगा कि कहीं वो उससे जुदाई तो नहीं मांगने लगी, जो उसके लिए अब मौत थी। क्या? उसे अपनी आवाज़ कहीं दूर खाई से आती हुई महसूस हुई। हदील उसकी कैफियत को भांपकर मुस्कुराहट रोकती उसके करीब आई और अपना हाथ उसके आगे बढ़ाया। वादा करो कि सारी ज़िंदगी मुझे चाहोगे और तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा और कोई औरत नहीं आएगी। हदील की बात पर वो ना सिर्फ हैरान हुआ था बल्कि एक सुकून सा का सांस पूरे वजूद में उतर गया था। हदील के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोला, इस तरह के 1000 वादे करने को तैयार हूँ। बारिक तूर की ज़िंदगी में सिर्फ हदील बारिक ही उसकी अवलीन चाहत है और ज़िंदगी है। उसके अलावा किसी को सोचूं भी तो काफिर कहना। हदील का हाथ अपने लबों से लगाया। हदील ने अपना हाथ खींच लिया। हद से बढ़ने को किसने कहा था? तुमने अभी हद देखी कहाँ है? बारिक ने कहते हुए हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचा था। हदील उसके सीने से अटक रही थी। बारिक ने उसे उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत की। हदील तो दम साधे खड़ी थी, जिससे अभी दिल सीने तोड़कर बाहर निकल आएगा। मुझे नहीं पता था ये लड़की इस तरह मेरी हो जाएगी। बारिक ने उसका सुंदर सा चेहरा हाथों में लेकर उसकी पेशानी पर अकीदतमंदाना लम्स छोड़ा था, जो हदील के पूरे वजूद में ठंडक की एक लहर दौड़ा गया था। और मुझे भी नहीं पता था कि आपको इस कदर रोमांटिक निकलेंगे। वो उसके हिसार को निकालने की कोशिश करने लगी थी, जो उससे आपने आप कहने पर मुस्कुराया था। और मुझे भी नहीं पता था कि तुम मुझे मोहब्बत के साथ इज्जत भी बख्शोगी। वो उसका इशारा उसके आप कहने की तरफ था। तो क्या मैं पहले आपकी इज्जत नहीं करती थी? बिल्कुल भी नहीं। बारिक ने फौरन नफी में सर हिलाया। बारिक, आप भी ना। वो उसकी शौकी पर घबरा गई। क्या? कुछ नहीं, चले सब इंतजार कर रहे होंगे। वो उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे करने लगी थी। और जो मैं पिछले 2 माह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ वो। उसके मायनेखेजी इशारे पर वो ब्लश कर गई। चले ना प्लीज, वो अनसुनी कर गई। पहले वादा करो कि आज रात ये सब मामू की तरफ जा रहे हैं दावत पर, तुम नहीं जाओगी। बारिक ने उसके सामने हाथ फैलाया। हदील के चेहरे पर सुर्खी बढ़ने लगी थी, जैसे बड़ी दिलचस्पी से बारिक ने देखा था और उसके शर्मीले रूप का दीवाना हो गया था। वो सब क्या सोचेंगे? वहाँ सब आएंगे, जाना तो पड़ेगा ना। कल हमारी तरफ भी तो सब इकट्ठा हो रहे हैं ना, और फिर परसों तुम्हारे मामा पापा के घर। तो तुमने मुझे लिफ्ट ही नहीं दिलवानी है। हमारी पहली ईद है, हमें एक साथ गुजारनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये 3 दिन हम जोया विला में शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, सब क्या सोचेंगे? वो बिदक कर दूर हटी, जैसे वो अभी उसे ले जाने वाला था।
इन सब की फिक्र है और मेरी नहीं, अपने शौहर की नहीं जो 2 माह से तड़प रहा है। ओके, मैं आज मामू लोगों की तरफ नहीं जाऊंगी। खुश? हदील के कहने पर वो खुश हुआ। अब चले नीचे। हदील दरवाजे की तरफ पलटी। हदील, बारिक ने पुकारा। जी? ईदी नहीं दोगी मुझे? बारिक उसके करीब आया। मैंने आपसे मांगी? मैं तो रात को बिना मांगे ही तुम्हें दे दूंगा ईदी, मगर तुम मुझे अब दोगी। अब क्या दूं मैं? वो उसकी तरफ देखने लगी जिसने अंगूठे से उसके नरम गुलाबी होठों को सलाया था। हदील उसकी आंखों के रंग और इशारे देखकर सर नफी में हिलाती पीछे हटी और बारिक उसके कमर में हाथ डालकर उसको अपने करीब करता उसके चेहरे पर झुक गया था। जब वो दोनों 5 मिनट बाद एक दूसरे का हाथ थामे हाथों में लिए सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आए तो हीरा बेगम ने तशक्कुर का सांस खारिज किया और रब का शुक्र अदा किया कि ये ईद वाकई उनके घर ढेर सारी खुशियां लेकर आई थी। खत्म शुद्ध। उम्मीद है आप सभी को ये नॉवेल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के किसी नए नॉवेल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।